नमस्कार, आज 24 दिसंबर है और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों व करीब 65 लाख पेंशन धारकों के लिए वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, एरियर और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं के बीच कुछ बातें बिल्कुल साफ शब्दों में समझना जरूरी है। वजह साफ है, हर तरफ अलग अलग दावे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे क्लिप्स और अधूरी जानकारी घूम रही है और इसी के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में स्थिति क्या है, किस बात पर भरोसा करना है और किन बातों को भी अंतिम मानकर नहीं चलना चाहिए। इसलिए आज की तारीख का संदर्भ में मैं सारे पॉइंट्स क्रम से और सीधी भाषा में समझा रहा हूं ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे और आपकी तैयारी सही दिशा में हो सके। सबसे पहले बात 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि नया वेतन ढांचा आखिर कब लागू होगा और क्या 1 जनवरी 2026 से लागू मानकर एरियर मिल सकता है। अभी जो चर्चाएं सामने आती हैं उनके अनुसार 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तारीख, इफेक्टिव डेट मानकर बातें की जा रही हैं, क्योंकि आमतौर पर वेतन आयोग में प्रभावी तारीख कैलेंडर वर्ष की शुरुआत के आसपास रखी जाती रही है। लेकिन यहां एक बात आपको बहुत स्पष्ट समझनी होगी, अभी तक सरकार की ओर से लागू होने की अंतिम तारीख और किस तारीख से प्रभावी माना जाएगा जैसे मुद्दों पर पक्की अंतिम अधिसूचना सामने नहीं है। इसीलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दावे सुनाई देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स, चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 के आसपास 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने जैसी बातें सामने आई हैं और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय मिल सकता है। अगर कोई आयोग वास्तव में इस तरह के टाइमलाइन पर चलता है तो उसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य के आसपास आने की संभावना बन सकती है। फिर रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे स्टडी करती है, वित्तीय प्रभाव देखती है, कैबिनेट मंजूरी की प्रक्रिया होती है और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होता है। इन सब चरणों में अतिरिक्त समय लगना सामान्य है। मतलब यह है कि लागू होने की वास्तविक तारीख को लेकर देरी की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, देरी होने का मतलब यह नहीं होता कि कर्मचारियों पेंशनरों को प्रभावी तारीख से लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव यही बताते हैं कि कई बार निर्णय मंजूरी बाद में आती है पर प्रभावी तारीख पहले की रखी जाती है और फिर उसी प्रभावी तारीख से एरियर बनता है। उदाहरण के तौर पर 7वां वेतन आयोग जनवरी 1, 2016 से प्रभावी मान आ गया था और सरकारी प्रक्रिया नोटिफिकेशन बाद में आए, लेकिन लाभ उसी प्रभावी तारीख से मिला। इसी तरह 6वां वेतन आयोग जनवरी 1, 2006 से प्रभावी माना गया था। मंजूरी और विस्तृत आदेश बाद के समय में आए पर एरियर लाभ प्रभावी तारीख के आधार पर बने। इसलिए अगर 8वें वेतन आयोग में भी जनवरी 1, 2026 को प्रभावी तारीख रखा जाता है और लागू होने में समय लगता है तो एरियर जनवरी 1, 2026 से बनने की उम्मीद इतिहास के पैटर्न के आधार पर रखी जा सकती है। हालांकि यह उम्मीद है, गारंटी नहीं, अंतिम निर्णय सरकार की अधिसूचना और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। फिर भी यह बात याद रखिए, केवल देरी का मतलब यह नहीं कि प्रभावी तारीख से लाभ नहीं मिलेगा। अब आते हैं सैलरी, पेंशन में संभावित बढ़ोतरी के उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, कितनी बढ़ोतरी होगी। यहां एक ही सीधा जवाब है, वास्तविक बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी जिसे आयोग प्रस्तावित करेगा और सरकार स्वीकार करेगी। फिटमेंट फैक्टर अभी फाइनल नहीं है, इसी कारण लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। किसी का अनुमान कम है, किसी का ज्यादा। लेकिन एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि बेसिक बढ़ने का असर केवल बेसिक तक नहीं रुकता, वो कई भत्तों पर भी असर डालता है जिससे कुल वेतन में फर्क बड़ा दिखाई देता। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन 76,500 रुपए है
उसके ऊपर लागू डीए प्रतिशत के अनुसार डीए जुड़ता और शहर श्रेणी के हिसाब से एचआरए लगता है। साथ में अन्य पात्र भत्ते भी हो सकते हैं। अब अगर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधन के बाद आज बेसिक लगभग 2 गुना मान लिया जाए, यह सिर्फ उदाहरण है, वास्तविक आंकड़ा अलग हो सकता है। तो बेसिक बढ़ते ही उसी अनुपात में कुछ भत्ते भी बदलेंगे, जैसे एचआरए जो कई मामलों में बेसिक का प्रतिशत होता है वह नया बेसिक पर गणना होने लगेगा। यही कारण है कि बेसिक बढ़ा तो बस उतना ही फायदा, ऐसा नहीं होता कुल मासिक वेतन पर समग्र प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है, यह उदाहरण गणनात्मक है, सभी पर हूबहू लागू नहीं होगा। पे लेवल, पे मैट्रिक्स, शहर श्रेणी, भत्तों की पात्रता और सरकार के अंतिम नियमों के अनुसार आंकड़े बदलते हैं। इसलिए सही तुलना हमेशा अपने पे लेवल और अपने वर्तमान वेतन घटकों को देखकर ही कीजिए। सोशल मीडिया पर घूम रहे 1-2 नंबर देखकर निष्कर्ष मत निकालिए। एक और गलत फहमी भी दूर कर लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ऊंचे पदों को ज्यादा फायदा होता है। सच यह है कि बढ़ोतरी का पैटर्न अक्सर अनुपात के हिसाब से लागू होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जिनका बेसिक अधिक है उनके आंकड़े स्वाभाविक रूप से बड़े दिखते हैं। इसलिए अगर आप अपने लिए सही तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही अपनी एक सूची बना ले। अपना पे लेवल, मौजूदा बेसिक, वर्तमान डीए प्रतिशत, डीआर यदि पेंशनर है, एचआरए श्रेणी और जो जो भत्ते आपको मिलते हैं उनकी पात्रता। जैसे ही कोई आधिकारिक ड्राफ्ट सूचना आएगी आप अपने स्तर पर सही अंदाजा लगा सकेंगे। और हां, ऐसे अपडेट समय पर चाहिए हो तो बीच बीच में सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आधिकारिक जानकारी आते ही आप तक पहुंच जाए और आप अफवाहों में न फंसें। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे कि जो बहुत सारे पेंशनरों के लिए सीधे पैसे और सीधे अधिकार से जुड़ा है। समान पद, समान सेवा, समान रिटायरमेंट परिस्थितियों के बावजूद पेंशन में अंतर। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ समान वर्षों तक सेवा की, एक ही पद कैडर में रहे, लगभग समान शर्तों पर रिटायर हुए, फिर भी किसी की पेंशन ज्यादा और किसी की कम दिख रही है। कई पेंशनर इसे चलो छोड़ो कहकर टाल दे हैं, लेकिन यह टालना नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि कई मामलों में यह एक वैध शिकायत बनती है। इसके पीछे कारण अक्सर ये होते हैं: पेंशन फिक्सेशन में त्रुटि, पे लेवल का गलत लग जाना, लास्ट पे ड्रॉन एलपीसी में गलती, 7वें वेतन आयोग के अनुसार सही मैट्रिक्स, नोटिफिकेशन के अनुरूप अपडेट ना होना या डाटा एंट्री में गलती। गलती आपकी नहीं होती लेकिन असर आपकी जेब पर वर्षों तक पड़ता है। समझिए, पेंशन कोई एहसान नहीं, यह आपका अधिकार है। यदि यह साबित हो जाए कि सेवा समान थी, पद समान था और फिर भी आपकी पेंशन कम फिक्स हुई तो सुधार संभव है और पिछला एरियर भी मिल सकता है। कई मामलों में शिकायत के बाद जांच होती है, त्रुटि सामने आती है, पेंशन संशोधित करके बढ़ाई जाती है और पिछली अवधि का एरियर भी मिलता है। इसलिए अगर आपको संदेह तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, व्यवस्थित तरीके से कदम उठाइए। व्यवहारिक तरीका क्या है? पहला कदम, अपने दस्तावेज व्यवस्थित करें और तुलना के लिए आधार बनाएं। पीपीओ, लास्ट पे सर्टिफिकेट, एलपीसी, लास्ट पे ड्रॉन, पे लेवल, पे मैट्रिक्स में फिक्सेशन, रिटायरमेंट की तारीख और यदि उपलब्ध हो तो साथ रिटायर हुए सहयोगी के साथ तुलना। ए बिंदु, अगर ये चीजें समान है और फिर भी पेंशन में स्पष्ट अंतर है तो केस मजबूत हो सकता है। दूसरा कदम, स्पार्श या संबंधित पोर्टल विभाग के ग्रीवेंस चैनल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। शिकायत में बिल्कुल साफ लिखें आपने कितने साल सेवा की, किस पद से रिटायर हुए, आपकी पेंशन किस आधार पर कम दिख रही है और तुलना के लिए कौन कौन से तथ्य दस्तावेज आपके पास हैं। साथ में जरूरी दस्तावेज अपलोड करना बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि बिना दस्तावेज के केस खींचता है या बार बार स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तीसरा कदम फॉलो अप, शिकायत का रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग नंबर संभाल कर रखें और समय समय पर स्टेटस चेक करें। जरूरत पड़े तो संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस विभाग को लिखित रूप में भी सूचित किया जा सकता है। डरने की जरूरत नहीं है। सही ये और सही दस्तावेज के साथ आवाज उठाने वालों को समाधान मिलने की संभावना बढ़ती है। अब आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसकी चर्चा हर तरफ है। 18 महीने का रोका गया डीए, डीआर, एरियर। बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनर पूछ रहे हैं कि आखिर यह एरियर कब मिलेगा भी या नहीं, और इस पर कानूनी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। अभी जो बातें चर्चा में हैं उनके अनुसार 25 दिसंबर को सरकार द्वारा किसी मामले में जवाब दाखिल करने, अपडेट आने जैसी बात कही जा रही है, और इसी वजह से 25 दिसंबर के आसपास लोगों की नजरें ज्यादा हैं। यहां भी मैं एक बात साफ कर दूं, जब तक आधिकारिक दस्तावेज, कोर्ट ऑर्डर, सरकारी लिखित अपडेट सामने ना आए, तब तक किसी भी निष्कर्ष को अंतिम मत मानिए। फिर भी व्यावहारिक सलाह यही है कि 25 दिसंबर के आसपास जो भी प्रामाणिक अपडेट आए उसे पूरा पढ़े और समझे। उसमें पात्रता क्या लिखी है, भुगतान का तरीका क्या होगा, समय सीमा क्या होगी, और क्या किसी विशेष कैटेगरी के लिए अलग निर्देश हैं। एरियर का मुद्दा छोटा नहीं है। अगर कभी भुगतान का आदेश आता है तो वित्तीय बोझ बड़ा होने की चर्चा भी होती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुमान दिए जाते हैं। लेकिन आपको अनुमान के नंबरों में उलझने की बजाय 2 काम करने चाहिए। पहला, आधिकारिक स्रोत के बिना किसी वायरल दावे पर भरोसा न करें। दूसरा, अपने दस्तावेज और प्रोफाइल अपडेट तैयार रखें ताकि अगर आगे चलकर किसी प्रक्रिया वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो आप तैयार हों। कई बार लोग सोचते कि फैसला आते ही अगले दिन पैसा आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं होता। सरकारी प्रक्रिया में आदेश के अनुपालन, वित्तीय स्वीकृति विभाग, ये दिशा निर्देश और भुगतान रन शेड्यूल में समय लग सकता है। उम्मीद रखना जरूरी है, पर प्रक्रिया समझना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अफवाहों और अधूरी क्लिप्स से बचिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स आपको समय पर और साफ भाषा में मिलते रहे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इससे आपको सही समय पर सही जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं दिसंबर महीने की पेंशन और स्पार्श से जुड़े उस अपडेट की जो कई पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ पेंशनरों को प्रोसेस एडवांस इंटीमेशन जैसा संदेश मिला। एक ही चर्चा है जिसमें 31 दिसंबर को पेंशन क्रिएट होने जैसी बात कही जा रही है। साथ ही डीआर प्रतिशत को लेकर भी बातें चल रही है कि इस बार पेंशन किस दर से बनेगी। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि स्पार्श बैंकिंग पेमेंट रन में क्रिएट और क्रेडिट अंतर भी हो सकता है। यानी सिस्टम में पेंशन बनना एक स्टेप है, खाते में क्रेडिट दिखना अगला स्टेप हो सकता है। बैंकिंग चैनल छूट या तकनीकी प्रोसेसिंग और बैच रन के हिसाब से कुछ मामलों में समय का थोड़ा अंतर आ सकता है। इसलिए सबसे सही आदत यह है कि आप अपने खाते में वास्तविक क्रेडिट एंट्री देखें, एसएमएस अलर्ट, नेट बैंकिंग, पासबुक अपडेट या बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से। और अब एक बहुत जरूरी बात उन पेंशनरों के लिए जिन्हें कोई एडवांस इंटीमेशन एसएमएस नहीं आया। केवल एसएमएस ना आने का मतलब यह नहीं कि आपकी पेंशन रोक जाएगी। कई बार तकनीकी कारणों से किसी को संदेश मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अगर आपका जीवन प्रमाण, लाइफ सर्टिफिकेट समय पर और सही तरीके से अपडेट है, स्पार्श प्रोफाइल वेरिफिकेशन ठीक है और बैंक खाता विवरण सही है, तो सामान्य तौर पर पेंशन भुगतान बाधित नहीं होना चाहिए। सिस्टम काफी हद तक ऑटोमेटेड है। फिर भी सावधानी के तौर पर अपना बैंक खाता सक्रिय रखें, खाते में न्यूनतम बैलेंस चार्जेस का ध्यान रखें, और अगर कोई असामान्य स्थिति दिखे जैसे क्रेडिट में अधिक देरी, कटौती का संदेह या स्टेटस में त्रुटि, तो घबराने के बजाय आए पहले सत्यापन करें और जरूरत पड़े तो हेल्प डेस्क ग्रीवेंस के जरिए शिकायत दर्ज करें। अब इन सब बातों के बीच सबसे अहम बात यह है, ये लोग कई सूचनाओं को एक साथ जोड़कर
गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का एरियर, दिसंबर की पेंशन, डीआर प्रतिशत, कोर्ट अपडेट, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और इनकी टाइमलाइन भी अलग हो सकती है। इसलिए हर खबर को एक ही लाइन में जोड़कर जल्दबाजी में निर्णय मत बनाइए। आपकी सही रणनीति यह होनी चाहिए कि आप अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें। अगर आप कर्मचारी हैं तो सर्विस रिकॉर्ड पे लेवल, प्रमोशन, एमएससीपी, इंक्रीमेंट रिकॉर्ड पे फिक्सेशन ऑर्डर संभाल कर रखें। अगर आप पेंशनर तो पीपीओ, बैंक डिटेल्स, जीवन प्रमाण, पेंशन स्लिप स्टेटमेंट सुरक्षित रखें। यही दस्तावेज किसी भी दावे, शिकायत या सुधार प्रक्रिया में आपकी असली ताकत बनते हैं। और एक बार फिर, क्योंकि यह आपकी और आपके परिवार की वित्तीय योजना से जुड़ा विषय है, सही समय पर सही अपडेट बहुत जरूरी है। इसलिए बीच बीच में सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कोई भी अहम अपडेट मिस ना हो। खासकर 25 दिसंबर के आसपास और महीने के अंत में जो भी आधिकारिक बातें सामने आएंगी, उनसे जुड़ी सही जानकारी समय पर मिलना आपके लिए फायदे का सौदा है। अब अंत में आज 24 दिसंबर के संदर्भ में सार यही है, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और लागू होने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि रिपोर्ट, समीक्षा, कैबिनेट मंजूरी और नोटिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं चरणबद्ध होती है। लेकिन अगर प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 तय होती है तो एरियर प्रभावी तारीख से मिलने की उम्मीद का आधार पिछले वेतन आयोगों का पैटर्न है। हालांकि अंतिम निर्णय आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा। 18 महीने के रोके गए डीएडीआर एरियर पर 25 दिसंबर के आसपास किसी अधिकारी का 8 सरकारी जवाब, कानूनी प्रक्रिया से आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है। इसलिए उस समय प्रामाणिक सूचना पर नजर रखना जरूरी है और अफवाहों बचना जरूरी है। स्पार्श के पेंशन धारकों के लिए दिसंबर की पेंशन से जुड़े संदेश प्रोसेसिंग की चर्चाओं के बीच ये याद रखिए कि केवल एसएमएस न आने से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन प्रमाण और प्रोफाइल बैंक विवरण सही है तो भुगतान सामान्य प्रक्रिया में होता है। और अगर आपकी पेंशन फिक्सेशन में गलती के कारण पेंशन कम बन रही है तो अब क्या फायदा कहकर छोड़िए मत, दस्तावेज मिलाइए, शिकायत दर्ज कीजिए, फॉलो अप रखिए, क्योंकि सही साबित होने पर पेंशन संशोधन और एरियर मिलना संभव है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।